नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में भुजाओं को विशेष नामों से जाना जाता है जिन्हें हम कर्ण, आधार और लंब कहते हैं। विशेष भुजाएं इसलिए बनी क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का त्रिभुज है। इस त्रिभुज के बारे में मैंने आपको जब त्रिभुजों की जो प्रकार बताया था उसमें बताया था कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। यह एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण का मान शेष दोनों कोणों के योग के मान के बराबर होता है। यानी एक कोण इसमें 90 डिग्री होता है और शेष दोनों कोण का योग 90 डिग्री होता है। यानी अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास एक टॉपिक बनता है कि एक कोण, यानी हम जानते हैं कि त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो उसमें कुल मिला के 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के कोण मुख्य जानते हैं कि हम कोण 1, कोण 2, कोण 3 और तीनों कोणों का जो योग होता है, यानी तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। तो दोस्तों हम अगर अकेला कोण एक 90 है तो समकोण की विशेषता ये है। समकोण जिसमें एक 90 आ गया तो हमें 2 और 3 का तो नहीं पता, +2 + 3, तो हमारे पास एक कंसेप्ट बनता है कि कोण 2 + कोण 3 बराबर 90 डिग्री आया, क्योंकि इधर से इधर लाएंगे तो घटा के देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कोण 1 जो है वो बराबर है कोण 2 + कोण 3 के। कोण 1 बराबर है कोण 2 + 3 के। ये एक समकोण त्रिभुज की ही विशेषता होती है, अन्य किसी त्रिभुज की विशेषता नहीं होती। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज के बारे में यह भी कहा जाता है मुख्यतया कि समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात एक कोण 90, बाकी 2 कोणों का योग भी 90। तो यही कंसेप्ट इसको एक लंब, कर्ण, आधार का संकेत प्रदान करता है। तो यही अगर हमें याद है तो हमें कर्ण, आधार और लंब का संबंध भी याद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम ये कहें कि सबसे बड़ा कोण समकोण त्रिभुज में समकोण ही होता है, उसके जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा किसकी? समकोण त्रिभुज की, वो कहलाती है कर्ण। और कर्ण की दूसरी विशेषता सबसे बड़ी तो होती है, या इसको हम पहचान कैसे करें? समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो दोस्तों हमारे पास इसमें 3 डायग्राम बने हुए हैं। तो तीनों डायग्राम्स में अगर हम डेल्टा ABC, डेल्टा XYZ और डेल्टा PQR इनको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास तीनों त्रिभुज जो दिए गए हैं वो समकोण त्रिभुज दिए गए हैं। तो हम इसमें कर्ण का पता कैसे लगाएं? तो हमें कर्ण का पता सबसे पहले लगाना है। तो जो कर्ण का पता अगर हम सबसे पहले लगा देंगे, बाकी बचेंगे हमारे पास आधार और लंब। तो दोस्तों जिस पर त्रिभुज टिका होता है वो उसका आधार नहीं होता, ये आप क्लियर हटा दें। क्योंकि अगर आप बेस मानकर चलते हैं कक्षा 5, 6, 7 तक तो ये लेवल सही है कि जिस पर त्रिभुज टिका होता है उसको हम आधार मान लें। लेकिन आकृति नंबर 2 और 3 ऐसी हैं कि क्या हम PQ को आधार माने? तो PQ आधार नहीं हो सकता क्योंकि PQ तो कर्ण हो चुका। आकृति में 2 में त्रिभुज टिका हुआ है एक बिंदु X पर, तो क्या हम केवल X को आधार माने? तो दोस्तों यहाँ जुड़े रहें, आधार का भी पता करना है कि आधार होता क्या है। कक्षा 7 लेवल तक का क्या होता है, लेकिन कक्षा आगे अगर हम पढ़ेंगे तो आधार की मुख्य विशेषता, आधार की पहचान क्या होगी। तो शेष बच्चे तीसरे को तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो हम ज्ञात करते हैं कि समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं। तो समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है। तो एक तो पॉइंट हमारा ये आ गया। तो जब हम ये कहें कि पहली आकृति में हमारा जो कर्ण है वो ये हो गया क्योंकि समकोण ये है, दूसरी आकृति में हमारे पास कर्ण, इसके सामने की भुजा ये हो गई तो कर्ण हमारा ये हो गया, और तीसरी आकृति में 90 डिग्री का कोण ये है तो ये कर्ण ये हो गया। तो दोस्तों क्या आप इसमें अब सोच सकते हैं कि PQ आधार भी हो सकता है? तो दोस्तों इसमें PQ आधार नहीं होगा। अब आ जाता है, हम छांट लेते हैं डेल्टा ABC में कर्ण, हमारे पास आ गया BC। दूसरे डेल्टा XYZ में कर्ण, XYZ में कर्ण बराबर XZ अलग लगाएंगे, और डेल्टा
पी क्यू आर में करण। पहले हम सबसे पहले करण छांट लेंगे, तो इसमें करण आ गया पी क्यू। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सबसे पहले छांट लेते हैं किसी समकोण त्रिभुज में करण। अब दूसरा आता है लंब का और आधार का। तो जब हमें लंब और आधार में से एक चीज पता चल जाए तो दूसरी चीज स्वतः ही पता चल जाती है, क्योंकि जैसे कोई आपसे कहे कि ए बी सी तीन अंक हैं, जिसमें 2 अंक ए बी हैं, तो तीसरा अंक स्वतः ही सिद्ध हो गया सी है। तो इसी प्रकार से इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट त्रिकोणमिति की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ध्यान रहे करण के साथ साथ एक समकोण बनता है। समकोण के साथ अगर आपको संकेत दे दिया जाए, अगर संकेत जैसे ये दे दिया और यहाँ लिख दिया थीटा डिग्री, दोस्तों ध्यान देना, अगर यहाँ लिख दिया थीटा डिग्री, इसमें जेड के ऊपर थीटा डिग्री लिख दिया, जेड पर थीटा लिख दिया और यहाँ इस पीक पर थीटा लिख दिया। अब ये थीटा डिग्री का काम क्या है? तो जिस बिंदु पर थीटा डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 2 बिंदु पर हमारे पास प्राप्त हो गए। समकोण और थीटा डिग्री जहां बना हुआ है वो आधार होता है। यानी आधार के लिए हमारे पास शर्त क्या है? आधार के लिए वह बिंदु जिस पर समकोण व थीटा हो, समकोण व थीटा हो, वह आधार होता है। तो दोस्तों त्रिभुज एबीसी में जो करण तो हमने ज्ञात कर लिया, दूसरा नंबर आ गया आधार का। तो बताइए आधार क्या होगा इस प्रश्न में? हमारे पास इस प्रश्न में आधार होगा ए बी। ध्यान दीजिए, क्योंकि थीटा डिग्री का जो कोण बना हुआ है वो बी है, और अगर कोण ना भी बना होता और आपको सिर्फ मात्र संकेत दे दिया जाता तो भी हम आधार ए बी को ही मानते हैं। तीसरी भुजा अपने आप बच गई लंब, अर्थात इसमें लंब आ जाएगा एफ सी, अर्थात ये हो गया आधार, तो ये अपने आप ही बच गई लंब। दूसरे वाले जो उदाहरण है उसमें दे दिया कर्ण दिया गया है एक्स जेड, तो कर्ण तो हो नहीं सकता आधार, अब बचा आधार। तो आधार का हम कैसे लिखें? आधार को आ लिख लेते हैं। आधार जो है वो है हमारा वाई जेड, ना कि एक्स जेड। अब देखिए दोस्तों यहाँ किस प्रकार से हुआ कि वाई जेड क्यों लिखा, क्योंकि जेड के ऊपर संकेत हमें दिया गया है थीटा का। तो इस प्रकार से आधार जो होगा वो वाई जेड होगा और लंब होगा हमारा एक्स वाई या वाई एक्स। इसी प्रकार से पी क्यू आर में पी क्यू या पी क्यू को तो हम कह ही नहीं सकते, तो पी क्यू आर में जो आधार है वो आधार होगा हमारा पी आर, पी और लंब हो गई हमारी आर क्यू। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पास लंब ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। अब देखिए लंब ज्ञात करने का, कर्ण ज्ञात करने का और आधार ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो भी इसी टॉपिक में क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में उनको ज्ञात करने का प्रोसीजर अपना लेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 + 3, कोण 1 बराबर 2 + 3 ये समकोण की विशेषता है, समकोण की विशेषता। अब अगर एक कोण अगर हमारे पास इस प्रकार से बनता है तो यहाँ अगर हम ये कहें कि कोण 1 जो है वो 1 यहाँ लगा लें, 1 2 3, चलो मान लेते हैं। तो कोण 1 जो है वो ए है, कोण 2 बी है और कोण 3 सी है। हमने मान लिया पहले वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग, कोण 1 ए को मान लिया, कोण बी को 2 नंबर, कोण सी को मान लिया 3। तो क्या हमारे पास ये प्रोसीजर बन रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी + सी? नियमानुसार पहले वाले डायग्राम में यही आएगा। अब अगर एक के सम्मुख भुजा है, एक के सम्मुख भुजा और वो सम्मुख भुजा है कर्ण, तो यहाँ लिख देंगे कर्ण। चलिए बी के सम्मुख भुजा है लंब और सी के सम्मुख भुजा है, तो बी + सी भी लिख सकते हैं या सी + बी भी लिख सकते हैं। बात एक ही है क्योंकि संख्याओं को क्रम बदलकर जोड़ने से भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो कर्ण बराबर, तो सी + बी के अकॉर्डिंग चले तो बी के सामने लंब प्लस सी के सामने, बी के सामने तो आ गया लंब और सी के सामने आ गया आधार। तो इस प्रकार से हमारे पास जो सूत्र बन गया वो इसके स्क्वायर लगा देंगे, तो हमारे पास जो सूत्र बन गया
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे तैयार हो जाता है। वो कोणों के अकॉर्डिंग होता है। कोण का तो योग होता है और भुजाओं के वर्गों का योग होता है, अर्थात भुजाओं के वर्ग यानी वर्गों का योग। ये समकोण त्रिभुज की एक पाइथागोरस प्रमेय भी है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। तो वो भी हम सिद्ध करके देखेंगे, ये कक्षा 10 का टॉपिक भी है। तो हम कर्ण स्क्वायर का जो सूत्र बनता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से क्या हम ये कह सकते हैं कि कोण बी का अगर मान हमें ज्ञात करना पड़े तो कोण ए माइनस सी होगा। कोण बी बराबर क्या होगा, ए माइनस सी। या फिर इसी उदाहरण में क्या लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इधर से इधर आधार आएगा तो आधार का मान आ जाएगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यह लंब स्क्वायर का सूत्र हो गया। और आधार स्क्वायर का सूत्र करें तो आधार को इधर के इधर रहने दो, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये तीनों सूत्र तैयार हो जाते हैं। और ये सूत्र एक ही प्रोसीजर के हैं। अगर हमें कर्ण का सूत्र याद है तो हम लंब और आधार का सूत्र घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कर्ण स्क्वायर का सूत्र कैसे बना, किस प्रकार से बना, तो यह आज का हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होता है। कर्ण, आधार और लंब की पहचान क्लियर होती है। कक्षा 7-8 लेवल तक तो हमें सिर्फ कक्षा कर्ण का ही पता करना होता है, लेकिन जब अबो कक्षाओं में त्रिकोणमिति जब हम पढ़ते हैं तो आधार का भी हमें पता होना चाहिए, जरूरी है। अगर ये थीटा कोण चेंज कर लेता है, ध्यान दो दोस्तों, मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है ये ही है, अगर थीटा कोण अपना स्थान बदल लेता है तो आधार भी अपना स्थान बदल लेगा, ये एक शर्त है। और लंब भी अपने एक दूसरे का स्थान बदल लेते हैं, लेकिन कर्ण यथावत रहेगा। कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता। थीटा कोण बदलने से सिर्फ आधार और लंब एक दूसरे से बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्ण सदैव वो का वो रहेगा। आधार में और इनमें बदलाव हो सकता है। अगर इसमें थीटा कोण 3 हो जाता, इसको हटाकर यहाँ की बजाय यहाँ थीटा कोण लिख देता, तो यहाँ आधार तो हो जाता AC और लंब हो जाता AP। तो दोस्तों आज का कंसेप्ट यहीं क्लियर होता है। अगले वाले टॉपिक में इसी से रिलेटेड कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के सूत्र को प्रतिपादित करेंगे। किस प्रकार से उनका मान निकाला जाता है वो ज्ञात करेंगे। दोस्तों मेरे इस चैनल को अगर आप गणित अध्ययन के प्रति रुचि रखना चाहते हैं, कक्षाओं की परीक्षाओं की में सफलता पाना चाहते हैं, बेहतर जो वीडियो होंगे वो मेरे इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। और अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो इस कंसेप्ट को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं हर आपके लिए एक नया टॉपिक जो मैथ की दृष्टि से हार्ड होगा, बेसिक तरीके से, जनरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।